पोस्ट आर एन फार्माकोलॉजी जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी, जिसमें हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है और एक सिंपैथेटिक सिस्टम है। लास्ट लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल में इन दोनों का डिफरेंस देखा था। फिर हमने देखा कि कुछ ड्रग्स होती हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स और पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक वो ड्रग्स हैं जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिम्युलेट करती हैं। पैरासिम्पैथोलाइटिक्स वो ड्रग्स हैं जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट करती हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स का होगा कि हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को किस तरह स्टिम्युलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ रिसेप्टर्स थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। डायरेक्ट आते हैं ड्रग्स के ऊपर दैट आर कॉल्ड एज कोलिनर्जिक एजेंट्स, यानी ये वो ड्रग्स हैं जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्टिंग और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग वो हैं जो डायरेक्टली मस्करिनिक रिसेप्टर के ऊपर जाके अपना काम परफॉर्म करते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग वो होते हैं जो मस्करिनिक रिसेप्टर के ऊपर डायरेक्टली नहीं जाते बल्कि एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज करवा देते हैं। जैसे आपके पास एसिटाइल कोलिन है, तो एसिटाइल कोलिन वैसे तो न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर दरअसल क्वार्टरनरी अमोनियम है। यानी ये अगर आप अमीन ग्रुप देखते हो तो इसके साथ 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 और ये 4। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ क्वार्टरनरी अमोनियम, दैट्स वाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि ये क्वार्टरनरी अमोनियम है। और इसका जो एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, ये फौरी तौर पर इस एंजाइम को जो है डीनेचर कर देता है। इसकी जो एक्टिविटी है बोथ मस्करिनिक रिसेप्टर पे भी आती है और निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी आती है। तो एसिटाइल कोलिन देखें थेराप्यूटिक यूजेस यानी हमारी बॉडी में कहाँ पे यूज़ हो सकता है। सबसे पहले तो आइज़ में देखा जाए तो सिलियरी मसल्स जो होते हैं आई में, उनकी कॉन्ट्रैक्शन कर देता है फॉर नियर विजन, और प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, प्यूपिल छोटा हो जाता है और इसको हम कहते हैं मियोसिस। तो ये 1% सोल्यूशन अवेलेबल होता है जो आइज़ में डालते हैं और आइज़ से प्यूपिल छोटा हो जाता है, इसको मियोसिस कहते हैं। सर्जरी वगैरह में यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट आपके पास है हार्ट रेट और साथ में कार्डियक आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें हार्ट रेट के ऊपर होता है M2 रिसेप्टर। जब आपके पास जो एसिटाइल कोलिन है वो M2 को एक्टिवेट करता है ना, तो हार्ट रेट जो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो नॉर्मल पे आ जाता है। अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है तो अगर M2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे एसिटाइल कोलिन के थ्रू तो हार्ट रेट थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। और अगर थोड़ी ज़्यादा डोज हो गई तो इट कैन ऑल्सो कॉज ब्रेडिकार्डिया। अच्छा, ब्लड वेसल्स पे होते हैं M3 रिसेप्टर्स। तो जब ये M3 रिसेप्टर पे स्टिमुलेशन करता है तो वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, वेजो डायलेशन हो जाती है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। जीआईटी में बात करें तो जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है जहाँ पे स्टमक और इंटेस्टाइन है, उसकी स्टिम्युलेशन होती है, जीआईटी स्टिमुलेट हो जाता है, मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो डाइजेशन इम्प्रूव हो जाती है। और ब्रोंकाई की बात करें तो ब्रोंकियल सिक्रीशंस को इन्हांस करता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं, ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रक्ट कर देता है। प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और जो आपके पास हैं जेनिटो यूरिनरी ट्रैक, तो यूरिनरी ट्रैक में जो डेट्रूसर मसल्स हैं यूरिनरी ब्लेडर के, उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है और यूरिनेशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट ड्रग आपके पास होती है बेथानिकोल। बेथानिकोल देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग मस्करिनिक एक्टिविटी होती है, ज़्यादातर M3 पे ये काम करता है। M3 आपको पता है ब्लेडर के ऊपर भी होता है और GIT के ऊपर भी होता है, तो ब्लेडर और GIT दोनों को ये स्टिम्युलेट कर देता है। तो यानी मस्करिनिक रिसेप्टर को डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा, मोटिलिटी को इंक्रीज कर देगा डेट्रूसर मसल्स ऑफ द ब्लेडर में। तो अगर फर्ज कीजिए किसी को बीमारी है एटोनिक ब्लेडर की, तो ज़्यादातर हो जाता है पोस्ट पार्टम या पोस्ट ऑपरेटिव या फिर जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन है, इस तरह की प्रॉब्लम्स में एटोनिक ब्लेडर हो जाता है। न्यूरोजेनिक एटोन या मेगाकोलोन, इन जैसी प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपके पास टोनिसिटी या जो मोटिलिटी है बहुत डिक्रीज हो जाती है, तो बेथानिकोल जो है मोटिलिटी बढ़ा देता है। कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी इसके हैं, जैसे जनरलाइज्ड कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन, तो ये एक प्रॉब्लम है। स्वेटिंग और सलाइवेशन हो जाती है, फ्लशिंग और ब्लड प्रेशर बहुत डिक्रीज हो जाता है, नोजिया हो जाता है, एब्डोमिनल पेन, डायरिया और ब्रोंकोस्पाज्म, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
तो एट्रोपिन सल्फेट फिर आप एज एन एंटीडोट यूज़ करते हो। अगर हाई डोज हो गई है बेथानिकोल की तो एट्रोपिन को एज एन एंटीडोट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास ब्रांड है, बेथानिकोल मार्केट में अवेलेबल होती है। कार्बाकोल पे आ जाएं, ये भी सिमिलरली डायरेक्ट एक्टिंग है और देखा जाए तो इसका इफेक्ट आता है कार्डियोवास्कुलर पे भी और जीआईटी के ऊपर भी इसका इफेक्ट आता है। साथ साथ ये एपिनेफ्रिन को भी रिलीज करवा देता है एड्रिनल मेडुला से बिकॉज ऑफ द निकोटिनिक एक्शंस, और गैंग्लियन को भी स्टिमुलेट करता है। और साथ में जो है आईज वगैरह में भी मियोटिक इफेक्ट यानी प्यूपिल छोटा कर देता है। तो अगर किसी की आई सर्जरी होनी है तो उसमें यूज़ हो सकता है। ग्लाकोमा आइज की बीमारी है उसमें यूज़ हो सकता है, इंट्राकुलर प्रेशर कम हो जाता है। और बिकॉज ऑफ इट्स हाई पोटेंसी और रिसेप्टर की भी नॉन सेलेक्टिविटी है, यानी कि निकोटिनिक रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट कर रहा है और मस्करिनिक को भी स्टिमुलेट कर रहा है, तो ज़्यादातर हम कार्बाकॉल यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत नॉन सेलेक्टिव ड्रग है, साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और ज़्यादातर ऑप्थेल्मोलॉजी में आइज़ में यूज़ होता है तो साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादातर आइज़ में ही आते हैं। ये अगर आप देख लें तो ब्रांड में अवेलेबल होती है। एक ड्रग है पाइलोकार्बीन, ये बड़ी यूज़फुल ड्रग होती है, दरअसल टर्शरी अमीन है तो स्टेबल है, यानी एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज से भी स्टेबल होती है, ज़्यादा आसानी से जो है मेटाबोलाइज नहीं होती। पोटेंसी इसकी कम है देन एसिटाइल कोलिन, लेकिन ये सीएनएस में भी इंटर हो सकता है। ज़्यादातर हम इसको आइज़ में यूज़ करते हैं। आइज़ में प्रॉब्लम है ग्लाकोमा, तो ग्लाकोमा के लिए पाइलोकार्पिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। पाइलोकार्पिन ड्रग ऑफ चॉइस है, बेहतरीन ड्रग है इन केस ऑफ ग्लाकोमा। जीरोस्टोमिया में भी बहुत यूज़फुल ड्रग है। और शॉगरन सिंड्रोम जो किसी को हो जाता है, ड्राई माउथ या लैक ऑफ टीयर्स होते हैं, इसमें भी बड़ी यूज़फुल ड्रग है। इसके अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो ब्लड विजन कॉज करता है, नाइट ब्लाइंडनेस या ब्रो एक वगैरह भी कॉज कर सकता है। इसकी अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो पॉइजनिंग के केस में अगर आप देखें एक्सेजरेशन होती है, वेरियस पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स हैं इसके, और स्वेटिंग भी है इसकी, डायाफोरेसिस या स्लाइवेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन दिस केस भी आप एट्रोपिन सल्फेट को एज एन एंटीडोट इस्तेमाल करते हो। फिर आती है कुछ इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स वो होती हैं जैसे कि आपके पास फर्स्ट कीजिए ये न्यूरॉन है और यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर आता है एसिटाइल कोलिन, और यहाँ पे ना उसका रिसेप्टर है दैट इज़ द मस्करिनिक रिसेप्टर, और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड करती है। तो जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स थी ना जो पिछले आपने पढ़ी, एसिटाइल कोलिन है, पाइलोकार्पिन, कार्बाकोल, बेथानिकोल, ये डायरेक्टली रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं। और यहाँ पे उनका एक इंजाइम होता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज जो इस एसिटाइल कोलिन को बड़ी जल्दी मेटाबोलाइज कर लेता है। ये जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स है ना, इड्रोफोनियम, फाइजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, ये रिसेप्टर की बजाय इस इंजाइम को बंद कर देती हैं। तो जब ये इंजाइम बंद हो जाता है ना तो एसिटाइल को लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब एसिटाइल के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं ना तो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो इनडायरेक्टली जो है ये अपना काम करते हैं, दैट्स वाई ये इनडायरेक्टली एक्टिंग है। इसमें भी कुछ रिवर्सिबल हैं और कुछ नॉन रिवर्सिबल हैं। तो जो इड्रोफोनियम और फाइजोस्टिगमिन वगैरह हैं ये सारी रिवर्सिबल हैं, यानी ये पहले बाइंड करती हैं फिर वापस हो जाती हैं। इकोथायोफेट इरिवर्सिबल है, यानी एक बार ये बाइंड करे ना तो ये वापस हटती नहीं है एंजाइम से। अब सबसे पहले देखें एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम क्वार्टरनरी अमीन है और बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, पर थोड़े टाइम के लिए काम करती है और ये माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में यूज़ होती है। अब माइस्थीनिया ग्रेविस के दरअसल एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें हमारे हाथों पैरों में जान बिल्कुल नहीं रहती, स्केलेटल मसल में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते हम। तो जब आप ये ड्रग देते हो ना एड्रोफोनियम तो बड़ी पावरफुल कंट्रैक्शन हो जाती है। तो यानी इस तरह डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती है कि किसी को माइस्थीनिया ग्रेविस है या नहीं है, तो एड्रोफोनियम आप यूज़ कर सकते हो एज अ डायग्नोसिस। नेक्स्ट ड्रग होती है फाइजोस्टिगमिन। ये दरअसल टर्शरी अमीन है, यानी टर्शरी अमीन का मतलब कि जो नाइट्रोजन होती है ना उसके साथ 3 बॉन्ड बने हुए हैं, और ये एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को ब्लॉक करती है, ठीक है। और ये दरअसल रिवर्सिबल है, यानी कि एक बार ब्लॉक करे तो वापस भी अनब्लॉक हो जाता है। और कोलिनर्जिक एक्टिविटी भी पोटेंशिएट होती है इससे। देखा जाए मस्करिनिक रिसेप्टर भी स्टिमुलेट होते हैं, निकोटिनिक भी स्टिमुलेट होते हैं। जब मस्करिनिक स्टिमुलेट होंगे ना तो मस्करिनिक कहाँ होते हैं, जीआईटी के स्मूथ मसल्स में है, आईज में है, हार्ट के ऊपर M2 रिसेप्टर है और ब्लड वेसल्स पे है। तो यानी कि एक तो जीआईटी को स्टिमुलेट करेगा, प्यूपिल साइज छोटा कर देगा, हार्ट रेट थोड़ा कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाता है।
और जो निकोटिनिक रिसेप्टर है, तो निकोटिनिक रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द स्केलेटल मसल्स, तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, फेसिकुलेशन भी आ सकती है, और कभी कभी पैरालिसिस, हाई डोज पे मसल पैरालिसिस भी हो जाती है। तो अगर किसी को ना थेरेप्यूटिक यूज़ में देखा जाए, तो अगर एंटीकोलिनर्जिक जैसे एट्रोपिन वगैरह की ओवरडोज हो गई है, तो आप फाइजोस्टिकमीन को एज एन एंटीडोट इस्तेमाल कर सकते हो, या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो होते हैं उनका भी रिवर्स इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं हम। फार्मेकोकाइनेटिक्स देखो तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 30 मिनट्स का है, यानी 30 मिनट से लेकर 2 घंटों तक ये अपना काम बड़ा अच्छा करता है, और सीएनएस में भी जा सकता है, तो कोलिनर्जिक साइट्स को स्टिमुलेट करता है। कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि आपने देखा ना ये हार्ट रेट कम करता है, हाइपोटेंशन कॉज करता है, तो देखा जाए तो इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। कन्वर्जन्स या ब्रेडिकार्डिया कर सकता है, स्केलेटल मसल की पैरालिसिस कर सकता है। फिर है नियोस्टिग्मीन। नियोस्टिग्मीन क्या क्वार्टरनरी कंपाउंड है, यानी इसके साथ 4 बॉन्ड बने तो ये ब्रेन में नहीं जा सकता, ये सिंथेटिक कंपाउंड होता है, और ये भी एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज को इनहिबिट करते हैं, बट रिवर्सिबल है, वापस उसको एक्टिव भी कर देता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखें तो ज़्यादातर स्केलेटल मसल पे इसके बड़े अच्छे इफेक्ट आते हैं। और थेराप्यूटिक यूजेस देखें, अगर ब्लेडर को स्टिमुलेट करता है, जीआईटी को स्टिमुलेट करता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर दी हुई है तो एंटीडोट के तौर पे यूज़ हो सकता है, और माइस्थीनिया ग्रेविस में भी बड़ा अच्छा यूज़ होता है। याद रखें, अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है ब्लेडर में या इंटेस्टाइन में ना, तो वहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उधर यूज़ नहीं करते। इसके अलावा देखा जाए तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, 30 मिनट से लेकर 2 आवर्स तक काम करता है, ज़्यादा पोलर होता है, और जीआईटी से भी पुअरली एब्जॉर्ब्ड है, और साथ में सीएनएस में भी एंटर नहीं होता। जनरलाइज्ड कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन देखी जाए तो जनरलाइज्ड कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन करता है स्लाइवा, फ्लशिंग, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, और साथ में ब्रोंकोस्पाज्म। इसके साथ साथ इसका कोई सीएनएस साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि सीएनएस में नहीं जाती। फिर अगर देख लें पायरिडोस्टिग्मीन, तो पायरिडोस्टिग्मीन जो है एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज का ये भी इनहिबिटर है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन क्रॉनिक मैनेजमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज़ होता है। इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 से 6 घंटे का है। एडवर्स इफेक्ट्स आर सिमिलर टू नियोस्टिग्मीन। फिर है टेकरीन। टेकरीन देखा जाए ये भी एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज को ब्लॉक करता है, और अल्जाइमर्स डिजीज में यूज़ हुआ है, एंड इट वाज रिप्लेस्ड, इसकी हेपेटोटॉक्सिसिटी थी तो टेकरीन को मजीद इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि वो हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है लिवर में। डोनिपेजिल जो है बिल्कुल टेकरीन की तरह की है, तो डोनिपेजिल अब यूज़ होती है। रिवास्टिग्मीन और गैलेंटामीन, ये दो ड्रग्स भी, ये भी एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर है, और ये भी अल्जाइमर्स डिजीज़ में अच्छी यूज़ होती हैं, जो आपके पास एसिटाइल कोलिन के लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जीआईटी पे थोड़ा सा साइड इफेक्ट इसके आते हैं। अब आते हैं इरिवर्सिबल पे, जैसे एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज जो इनहिबिटर है इरिवर्सिबल, जो कि इकोथायोफेट है। ये दरअसल पॉइजन्स होते हैं, ये जो कीड़े वगैरह मारने की दवाई होती है ना, इनको हम ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कहते हैं। अब देखिए, वैसे तो पॉइजन है, कीड़े वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल होती है। फ़र्ज़ करें कि कभी ह्यूमन बींग इंजेस्ट कर ले इकोथायोफेट, तो ये भी जहर के तौर पे काम करता है, और ये भी डेथ कॉज कर सकता है इंसान की। तो अगर किसी ने इकोथायोफेट इंजेस्ट कर लिया ना, उसका एंटीडोट होता है प्रेलिडोक्साइम। और प्रेलिडोक्साइम जो है ना, ये विद इन 30 मिनट्स अगर आपने दे दिया पेशेंट को, विद इन 30 मिनट्स, तो ठीक है, पेशेंट रिवर्स हो सकता है, मरने से बच सकता है। लेकिन अगर 30 मिनट्स गुजर गए ना, तो इसको कहते हैं एंजाइम एजिंग, वो अपना इथाइल ग्रुप एक रिलीज हो जाते हैं, जिसको एजिंग कहते हैं, तो फिर इसके बाद प्रेलिडोक्साइम भी काम नहीं कर पाता, तो एंजाइम जो परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। तो उसके फिर मुख्तलिफ तरीके हैं, आप मुख्तलिफ तरीक़ों से फिर पेशेंट की जान बचाते हो। तो सबसे पहले तो प्रेलिडोक्साइम एक बड़ा अच्छा एंटीडोट है, लेकिन वो विद इन जो है हाफ आवर आपने देना होता है। इकोथायोफेट की अगर एक्शन देखें ना, तो ये जनरलाइज स्टिमुलेशन कॉज कर देता है, तमाम मोटर फंक्शन की पैरालिसिस है, कन्वर्जन्स कॉज कर देता है, साथ में बहुत इंटेंसली मियोसिस हो जाती है, और अगर आप हाई डोजेज में देना, तो सेंट्रल मस्करिनिक इफेक्ट्स जो इकोथायोफेट के, एट्रोपिन उसको रिवर्स कर सकते हो, एट्रोपिन यहाँ पे यूज़ हो सकती है। और साथ में वैसे इकोथायोफेट यूज़ नहीं होती, क्योंकि इसके बहुत जहरीले इफेक्ट्स हैं, लेकिन कभी पहले यूज़ होती थी आइज़ वगैरह में, अभी आजकल इंसेक्टिसाइड कीड़े वगैरह मारने के लिए यूज़ होती है। अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, अगर आप तो फ़र्ज़ कीजिए कि कोई केसेस हैं एक्सीडेंटल, यानी एक्सीडेंटली किसी को आपने जो है वो इकोथायोफेट इंजेस्ट हो गई, या सुसाइड करने के लिए
या होमिसाइडल किसी किसी को मारने के लिए किसी ने यूज़ कर ली ना, या ऑर्गेनोफॉस्फेट यूज़ हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई थी। तो टॉक्सिसिटी इसकी हो जाती है, फिर बड़ा मसला हो जाता है और डेथ भी कॉज हो सकती है। तो टॉक्सिसिटी से बचने के लिए या एंटीडोट के तौर पे एक तो प्रेलिडोक्साइम हमने बात की, विद इन हाफ और इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एट्रोपिन एज एन एंटीडोट इस्तेमाल हो सकती है। डाइजिपाम भी यूज़ होती है जो सीएनएस की इफेक्ट से रिवर्स करने के लिए। साथ में ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और एयरवे को मेंटेनेंस, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा फाइजोस्टिगमीन भी एज एन एंटीडोट इस्तेमाल हो सकती है। नियोस्टिगमीन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नियोस्टिगमीन पर सीएनएस इफेक्ट नहीं लेके आता। तो ये आपके पास जो है ये मुख्तलिफ चीज़ें। अच्छा, इट कैन नॉट ओवरकम द टॉक्सिसिटी ऑफ रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज जैसे फाइजोस्टिगमीन है। तो फाइजोस्टिगमीन की जो टॉक्सिसिटी है वो यहाँ से रिवर्स नहीं हो पाती। सो दैट इज ऑल अबाउट द ड्रग्स ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो जो आपके पास पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं। सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखें जहाँ पे हमने बेसिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया है। तो अगर आप वो समझ में आ गए तो आपको ये ड्रग्स भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।